सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स मी, आपकी अपनी एजुकेटर स्वाति यादव। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 हिस्ट्री का पार्ट वीडियो थर्ड। इसके जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 वीडियोस थे जिसमें हमने अपने चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स स्टार्ट किया था एंड वी हैव कंप्लीटेड इन अ जनरल इंट्रोडक्शन एंड इन अ सेकेंड वीडियो लेक्चर वी हैव सीन कि हाउ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स टुक प्लेस। इसी के साथ साथ हमने कुछ मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉनिकल्स देखे थे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन द हुमायूंनामा, जो उनकी हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम थी, उनके द्वारा लिखा गया था। वी हैव सीन द अकबरनामा, जिसको अबुल फजल ने लिखा था। एंड वी हैव ऑल्सो सीन जहांगीरनामा रिटन बाई जहांगीर हिमसेल्फ। ऐसे ही हमने 2-3 क्रॉनिकल्स के और एग्जाम्पल देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन्हीं मेजर क्रॉनिकल्स में से 2 जो बहुत ही फेमस क्रॉनिकल्स हैं, जो कि हैं अकबरनामा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अकबर का जो टाइम पीरियड था उस पर जो मुगल किंगडम था इज ऑन द हाई पीक, बहुत ही ऊंचाई पे था, ठीक, मतलब डेवलप्ड होता ही जा रहा था। नेक्स्ट हम उसके बाद पढ़ेंगे बादशाहनामा के बारे में। बादशाहनामा इज बेसिकली अबाउट द शाहजहां। ओके, उसके बाद हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो लेक्चर। होप आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू आर गेटिंग। अगर आपको ऐसा लगता है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी किया करिए आप। और अगर आपको कोई भी डाउट हो डू राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जो हमारा ये जो टॉपिक है अकबरनामा, बेसिकली अकबरनामा से ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें किन के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जलालुद्दीन अकबर। ओके, तो ये जो अकबरनामा है इसको लिखा है अबुल फजल ने। तो जब हमने एक क्लैश पढ़ा था, यू रिमेंबर इन अवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर द क्लैश, कि पेंटिंग्स के पर्सपेक्टिव से उलामास और अबुल फजल के बीच में एक डिबेट होती है, जिससे अकबर डिसाइड कर पाते हैं कि हमें पेंटिंग्स का यूज़ करना पड़ेगा अपने क्रॉनिकल्स में, ताकि हम कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिनको हम पेंटिंग से डिफाइन कर सकें। तो हमने ये देखा था कि उनके बीच में क्लैश होता था। उलामास बिलीव करते थे कि गॉड इज़ द ओनली क्रिएशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक, ह्यूमंस का ऐसा करना विल टेक द पावर ऑफ द गॉड, ठीक, गॉड की पावर ले लेगा। तो ये सब हमने वी हैव सीन की उनकी जो पैराडॉक्सियल जो उनकी सोच थी उलामास के बारे में और अबुल फजल का। तो हम वही देखेंगे कि अबुल फजल कौन थे, इनको ही क्यों अपॉइंट किया गया अकबरनामा लिखने के लिए। सो हम यही सब देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकबरनामा जो है उसमें टोटल 150 पेज हैं, 150 पेजेस की एक क्रॉनिकल है ये। और इसको अबुल फजल ने लिखा है, जो कि इसको अबुल फजल ने लिखा है। और किन के बारे में लिखा है? अबुल फजल ने इसमें लिखा है अकबर के बारे में। ओके, तो ये टर्म जो है हु ग्रू अप द आगरा, ठीक। अकबरनामा में टोटल पेज का कंटेंट है 150। ओके, एंड इसको अबुल फजल ने वाई हिमसेल्फ, और वी हैव सीन कि हमने ये भी पढ़ा था कि क्रॉनिकल्स का एक बेसिक फीचर ये था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, मतलब मैन रिटन स्क्रिप्ट्स थे। उस टाइम मशीन वगैरह कुछ नहीं होती थी। ह्यूमंस इतनी मोटे मोटे क्रॉनिकल्स, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स अपने हाथों से लिखते थे। एंड वी हैव सीन द रोल ऑफ 5 पीपल्स, पेपर मेकर, पेंटर, ग्लाइडर, द पेज मेकर एंड कैलीग्राफर। तो हमने इन सब का रोल भी देखा था। तो वही बताया गया है कि जो ये अकबरनामा है ये 150 पेजेस की बुक है और इसको अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने इसमें क्या लिखा है कि अकबर ने आगरा को कैसे ग्रू करा। नेक्स्ट में वो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अबुल फजल जो थे इनको ही क्यों चुना गया। अबुल फजल बहुत ही उस टाइम के बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक। इनको कई अलग अलग जो लैंग्वेजेस थी उनकी नॉलेज थी, जैसे कि अरेबिक आती थी, ग्रीक फिलोसफी की नॉलेज थी, पर्शियन आती थी। वी हैव सीन की पर्शियन एट दैट टाइम इज द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। सूफिज्म के बारे में इनको पता था। तो अगर आप इनके बारे में, अगर अबुल फजल के लैंग्वेज के बारे में शॉर्ट ट्रिक में याद करना चाहते हैं तो यू मेक द शॉर्ट ट्रिक लाइक गैप्स। ओके, ग्रीक फिलोसफी, अरेबिक, पर्शियन एंड हैविंग द नॉलेज अबाउट द सूफिज्म। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, कंजर्वेटिव उलामास का अपोज किया था। वी हैव सीन कि उलामास जो थे वो पेंटिंग बनाने के बहुत अपोज में थे, ठीक। दे वर नॉट अलाउ। उनका कहना था कि जो हमारी होली बुक्स हैं उनमें भी पेंटिंग बनाने को गलत बताया गया है। हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना कि कंजर्वेटिव उलामास अलाउ नहीं कर रहे थे पेंटिंग्स वगैरह बनाने को। तो फॉर दिस हमने हाजिर जवाब एक पर्सन को लाए थे जिनका नाम था अबुल फजल। उनकी उलामास के साथ डिबेट होती है एंड मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अबुल फजल को कई सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, वेल रेड थे, तो जिससे वो उलामास का जो भी वो पॉइंट देते थे उसको ओवरकम करने में सक्सेसफुल रहे और पेंटिंग्स का जो फेम है उसको आगे बढ़ा पाए। तो वही बताया गया है कि अबुल फजल जो थे वो कंजर्वेटिव उलामास का उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे अपोज किया, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो क्वालिटी थी हाजिर जवाबी की, उसने अकबर को इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से अकबर ने उनको अपना सलाहकार, ठीक, और वो पर्सन बना दिया जो उनकी जो कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आएंगी तो उसमें अबुल फजल का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अकबर चाहते थे कि उनकी जो स्टेट है वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से फ्री हो जाए, ठीक।
रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से फ्री होने का मतलब, वी हैव सीन, आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर। जोधा अकबर जो मूवी थी उसमें देखा होगा कि जब भी अकबर कोई फैसला लेते थे तो उसके सामने पीछे की तरफ या उनके आसपास एक रिलीजियस पर्सन्स का ग्रुप खड़ा रहता था एंड ही वॉज लाइक कि उन्होंने कुछ बोला एंड ही वॉज लाइक कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो ऐसे करके आपने देखा होगा। तो वही बताया गया है कि मतलब अगर अकबर कुछ भी अच्छा काम या आई मीन टू से कुछ भी नई पॉलिसी लाने की कोशिश करते थे तो उनको उसके साथ साथ अपने रिलीजन का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो अकबर चाहते थे कि ये जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, मतलब किसी भी पॉलिसी के साथ हम रिलीजन को साथ लेके चलें, इससे वो थोड़ा सा फ्री होना चाहते थे। और इस आइडिया को अबुल फजल ने शेप कर दिया। वी हैव सीन कि अगर अबुल फजल उस टाइम नहीं होते तो जो पेंटिंग का कल्चर है जो आगे उन्होंने बढ़ाया है वो नहीं होता। ठीक, अभी हम सब थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ रहे होते जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था, हमें कुछ इमेजिनेशन का एक आइडिया मिलता, लेकिन जो एक एग्जैक्ट आइडिया कि हाँ उस टाइम मुगल कोर्ट ऐसा था, हाँ उस टाइम किंग्स जो थे वो ऐसे थे, वो नहीं मिल पाता। उसके बाद हम देखेंगे, इसमें मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अबुल फजल ने कब से लिखना स्टार्ट किया। 1589 से अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने अकबर के बचपन से लेकर बड़े तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, फर्स्ट 13 ईयर की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको कवर किया। ठीक, और उन्होंने ऐसे ही किसी से सुन के नहीं लिख दी है। ठीक, उसके लिए उन्होंने अपने एक्चुअल रिकॉर्ड्स को गैदर किया है। ठीक, ही मेक द कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल रिकॉर्ड्स। ठीक, जिसके लिए उन्होंने अपने कई वेरियस मेथड, मतलब जो जिन्होंने मतलब जो ओल्ड लोग होंगे उनसे बातचीत की होगी, थोड़े से उनसे यंग होंगे या अकबर से बड़े होंगे उनसे बात की होगी। ठीक, अकबर के जो भी फैमिली में उनकी मदर वगैरह होंगे उनसे बात करके इन सारी इन्फॉर्मेशन का एक क्वाइट कलेक्शन तैयार किया। ठीक, अब ये जो बुक है अकबरनामा वो 3 फेज में लिखी गई है। फर्स्ट टू जो फेज है वो है क्रॉनिकल्स। तीसरा जो दफ्तर लिखा गया है या तीसरी जो लिखी गई है तीसरी बुक, उसका नाम है आईने अकबरी, जिसमें हमें अकबर की क्वालिटीज़ फीचर्स के बारे में बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले फेज में बताया गया है कि एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये दुनिया कैसे स्टार्ट हुई। ठीक, उसके बाद अकबर की बर्थ के बारे में बताया, कैसे अकबर रूलिंग में आए, ये फर्स्ट फेज में बताया गया है। तो वहीं इसको डिफाइन करने के लिए कि ये दुनिया कैसे स्टार्ट हुई, तो एक चीज़ बताई गई है फ्रॉम एडम, यू एडम और ईव। ओके, ये एडम जो था ये मेल है और ईव जो है ये फीमेल है। ठीक, ये इस दुनिया में जब ये दुनिया में लाइफ आना स्टार्ट हुई, ठीक, जब इस अर्थ पे इस दुनिया में लाइफ आई तो एडम और ईव फर्स्ट वीमन और मैन थे। ठीक, ये फर्स्ट मैन था और ये फर्स्ट फीमेल थी। ओके, तब सिर्फ एडम और ईव थे और इन्होंने ही आगे चल के जो आज की हम पॉपुलेशन देख रहे हैं, आज में इतने सारे ह्यूमंस देख रहे हैं, इन्होंने ही इस चीज़ को एक प्रोसेसिंग में लाया। ओके, सो वही बताया गया है कि दुनिया के स्टार्ट होने से और अकबर के किंग बनने तक का जो टाइम है उसके बारे में पहले क्रॉनिकल में बताया गया है। दूसरे क्रॉनिकल्स में अकबर के 1601 से लेके 46 ईयर्स जो उन्होंने 46 ईयर इंडिया के ऊपर रूल किया उस टाइम फेस की बात की गई है। अब आईने अकबरी में क्या बताया, आईने अकबरी में बेसिकली अकबर का ट्रीटमेंट बताया गया है। जो भी उनकी कोर्ट में या उनके किंगडम में डाइवर्स पॉपुलेशन थी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनके साथ वो कैसे ट्रीट करते थे, रिएक्ट करते थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आईने अकबरी में बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अबुल फजल की डेथ हो जाती है, बीर सिंह बुंदेला इनका मर्डर कर देते हैं। ठीक, मर्डर कैसे करते हैं, मर्डर कर देते हैं, इसमें साजिश होती है सलीम की। सलीम कौन थे, बेसिकली किंग बनने से पहले ये सलीम थे, जब किंग बन गए तब इनका नाम पड़ गया जहांगीर। ओके, उसी के कुछ चीज़ें और बताई गई है कि अकबरनामा में डाइक्रोमिक सेंस और सिंक्रोमिक पिक्चर्स का एक सेंस है। ठीक, हम डाइक्रोमिक सेंस मतलब जो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा गया हो, सिंक्रोमिक सेंस मतलब जिसमें पिक्टोरल फॉर्म हो, तो इन सब का अकबरनामा के अंदर एक अच्छा खासा ब्लेंड है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ उस टाइम मुगल कोर्ट कैसा था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए तो उन्होंने क्या किया, इसी अकबरनामा को पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करवा लिया। इंग्लिश में ट्रांसफ़र क्यों करवाया था, ताकि हम इंडिया को अच्छे से समझ पाएँ, यहाँ के लोगों के ऊपर रूल कर पाएँ। इसको ट्रांसफ़र करवाया था एक ब्रिटिशर्स एम्प्लॉय थे जिनका नाम है हेनरी बेवरेज। ठीक, ऐसा हुआ 20th सेंचुरी के टाइम। ओके, वी हैव सीन कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि एशियाटिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एशियाटिक सोसाइटी का बेसिक काम यही था कि जो भी यहाँ की रिटन फॉर्मेट में क्रॉनिकल्स वगैरह थे उनको अपनी लैंग्वेज में वो लोग ट्रांसफ़र करते थे। इसको ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था। ओके, ब्रिटिशर्स क्या थे, जो भी इंडिया में स्क्रिप्ट्स वगैरह मिल रही हैं, रिलीजियस बुक्स मिल रही हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देते, उनको समझते थे, ताकि वो इंडियन पीपल्स की जो मेंटालिटी है उसके ऊपर एक कब्जा बना पाएँ। ठीक, लोगों के ऊपर अच्छे से रूल कर पाएँ। फिर वही बात यहाँ बताई गई है, ऐसा ये क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे ताकि ये लोगों के ऊपर रूल कर पाए। सो वी हैव कवर विद द टॉपिक ऑफ अकबरनामा। वी हैव सीन कि अकबरनामा को किसने लिखा, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा। ठीक, कितने फेजेस में लिखा, कितनी नंबर्स की बुक है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वी हैव
सीन की इसमें 150 पेजेस का कंटेंट है, 3 बुक्स में लिखी गई है। फर्स्ट 2 बुक्स जो हैं वो हैं क्रॉनिकल्स। थर्ड बुक में आईन अकबरी के बारे में बताया गया है कि अकबर कैसे अपने जो किंगडम के लोग थे उनके साथ ट्रीटमेंट करते थे। वी हैव सीन जस्ट कवर दिस टॉपिक, नाउ वी मूव टुवर्ड द बादशाहनामा। देखिए बादशाहनामा के जो ऑथर हैं, स्टार्टिंग में बादशाहनामा के जो ऑथर हैं वो हैं अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी क्यों, मतलब इन्हीं को क्यों चुना गया? बेसिकली जो बादशाह थे, बादशाह यानी शाहजहाँ, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनका जो क्रॉनिकल तैयार हो वो उनके जो परदादा जो उनके दादाजी हैं अकबर, उनके सिमिलर जैसा हो, ठीक उन्हीं की सिमिलरिटी की जैसा बने। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इन्हीं दो के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अकबर के टाइम पे मुगल कोर्ट एकदम हाई पीक पे था, ठीक, तो उसके बारे में लिखा भी अच्छा गया होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उनको बनाने की शेपिंग, उस क्रॉनिकल को बनाने की स्टाइल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। दैट्स वाई बादशाह डिसाइडेड कि इनका जो क्रॉनिकल लिखा जाएगा वो भी अकबर के क्रॉनिकल के सिमिलर ही लिखा जाएगा। तो फॉर दिस ही अपॉइंटेड द पीपल ऑफ अबुल फजल। पीपल मतलब अबुल फजल के ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। ऐसा करने के लिए उन्होंने अब्दुल हामिद लाहौरी को अपॉइंट किया। ठीक, अब्दुल हामिद लाहौरी ने शाहजहाँ की टाइम की जो हिस्ट्री थी, कैसे वो अपना किंगडम चला रहे थे, रूल कर रहे थे, उसको अकबरनामा के जैसा मॉडल किया। ठीक, इसको भी 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया। तो वी हैव सीन ऐसे ही अकबरनामा के सिमिलर अकबरनामा भी 3 वॉल्यूम में था। फर्स्ट 2 क्रॉनिकल्स थे, थर्ड वाला था आईनी अकबरी जिसमें अकबर की रियलिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसको 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया। 1 वॉल्यूम्स को एक उर्दू या पर्शियन टब का नाम दिया गया है जिसका नाम है दफ्तर, जिसमें उन्होंने 10 लूनर ईयर्स, देखिए एक सोलर ईयर होता है, एक लूनर ईयर होता है, ओके। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन, मैं किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट फील कि आई एम जस्ट सपोर्टिंग एनी ऑफ द रिलीजन। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो हिंदू लोग हैं, हम जो लोग हैं वो सन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ओके। लूनर जो होता है वो मून से रिलेटेड है, मून से, और जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं वो मून को देख के चलते हैं। दे बिलीव इन द लूनर ईयर्स, ठीक है। हम सोलर ईयर्स में बिलीव करते हैं, वो लूनर ईयर्स में बिलीव करते हैं। तो भाई बताया गया है कि शाहजहाँ के जो 3 ये जो दफ्तर तैयार हुए हैं उनमें जो पहले के जो दफ्तर हैं, ठीक, हमने बेसिकली इन दफ्तर्स में लूनर ईयर को कैप्चर किया है, ठीक। जैसे अभी मैं इस वीडियो को रात के टाइम बना रही हूँ, यू कैन सी द टाइम आप देख सकते हैं। तो जस्ट फॉर मी लूनर ईयर क्या होगा, जो मून को देख के चलेगी, ओके। तो मून जो अर्थ के रोटेशन लगाता है, ठीक, एज अ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, तो हम उसको फॉलो करके एक ईयर को लेके चलेंगे। तो वही इस्लाम करता है। तो वही बताया गया कि पहले जो दफ्तर हैं शाहजहाँ के टाइम के, उसको लाहौरी ने लिखा है, ठीक। और लाहौरी ने लिखा है, इसको रिवाइज करने के लिए उन्होंने अपना एक वजीर अपॉइंट किया था जिसका नाम था सदुल्ला खान। मतलब उनसे बोला कि देखिए कहीं लाहौरी ने हमारे बारे में कोई गलत चीज़ तो नहीं लिख दिया। आप देखेंगे कि जितने भी क्रॉनिकल्स है उसमें किंग के बारे में हाइपरबोल बहुत बोला गया है। हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्ति अलंकार, ओके। अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिया कि राजा के टाइम ये होता था, ऐसे किंगडम चलता था, ऐसे लोग रहते थे, ये चीज़ें थी, वो चीज़ें थी। तो दैट्स ऑल वर रिटन इन द क्रॉनिकल्स, क्योंकि अगर आप किंग के बारे में कुछ भी गलत सलत लिखते हो तो वो आपको पनिश करेगा, आपका फांसी सुना देगा, आपका सर मुड़वा देगा। तो दैट्स वाई द रीज़न ऑफ द फियर दे यूज टू रिटेन ऑल अबाउट द एडमायरेशन, जितना भी उनसे अप्रिशिएट किया जा सकता था किंग के काम को वो लिखते थे, ठीक। फॉर दिस शाहजहाँ को विश्वास नहीं था कि कहीं ये कुछ गलत ना लिखते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ही अपॉइंटेड अ वजीर जिसका नाम था सदुल्ला खान, जिन्होंने अब्दुल हामिद लाहौरी ने जो फर्स्ट 2 दफ्तर लिखे थे उनको रिवाइज किया। नेक्स्ट क्या होता है, जो थर्ड जो दफ्तर होता है उसको वारिस लिखते हैं। अब वारिस क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब्दुल हामिद लाहौरी की हो जाती है डेथ, वारिस लिखते हैं। वो थर्ड जो टाइम था बादशाह की रूलिंग का उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अवध के नवाब होते हैं, अवध बेसिकली कुछ पार्ट होता है इधर आज के यूपी का, सम पार्ट ऑफ द बिहार, कैप्चरिंग सम पार्ट ऑफ द बंगाल, इट्स कम अंडर अवध। तो अवध के जो नवाब होते हैं वो क्या करते हैं 1719 मतलब 18th सेंचुरी में इस क्रॉनिकल्स को जो किंग जॉर्ज होते हैं, किंग जॉर्ज थर्ड होते हैं, उनको गिफ्ट कर देते हैं, बादशाह नामा को उनको गिफ्ट कर देते हैं। और बादशाह नामा में से कुछ जो लाइनें होती हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1997 में जो बादशाह नामा है, ठीक, उसकी जो पेंटिंग्स हैं उसके लिए एग्जीबिशन लगी न्यू दिल्ली में, लंदन में, वॉशिंगटन में। लोग आए, उन्होंने देखा कि मुगल कोर्ट कैसा होता था, कैसे रूल करते थे, कितनी इंडिया को जो एक टाइटल दिया गया था सोने की चिड़िया वाला, इज इट ट्रू। तो इन सब चीज़ों का जो ये प्रूफ है, हमारे जो हिस्टोरिकल में शॉर्ट टर्म है, लोग जो जनरली लोग जानते हैं इंडिया के बारे में हिस्टोरिकल पार्ट्स, क्या वो ट्रू है। तो इन सब का जो एक प्रूफ पुख्ता एविडेंस है ना, वो रिटन स्क्रिप्ट से ही मिलता है। तो जस्ट फॉर शोइंग दिस 1997 में एग्जीबिशन लगती है जिसमें बादशाह नामा के अंदर जितनी भी पेंटिंग्स बनी होती है उनको दिखाया जाता है। वो एग्जीबिशन कहाँ लगती है, न्यू दिल्ली में लगती है, लंदन में लगती है, वॉशिंगटन में लगती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। आई होप आपको मेरे ये दोनों जो मैंने आपको समझाया, अकबरनामा और बादशाहनामा, ये समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।